नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर देख रहे हैं आप आपसे संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री और विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्यों से संबंधित जानकारी। यहाँ पर हम लेकर आए हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा EVS अर्थात पर्यावरण से संबंधित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम पहले भाग में देख चुके हैं और यहाँ आप देख रहे हैं दूसरा भाग। तो इस भाग को देखने से पहले आप भाग 1 को भी अवश्य देखें, क्योंकि वहाँ पर जो आप यहाँ प्रश्न 1 देख रहे हैं और 1 से 50 तक भाग 1 में पब्लिश किए जा चुके हैं। तो सेवारत शिक्षकों हेतु पर्यावरण अध्ययन 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न दूसरे भाग में जो 51 नंबर का प्रश्न है वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। तो देखें यहाँ पर सिगरेट के धुएं और वाहनों के अधूरे दहन से निकलने वाली विषैली गैस कौन सी है जो रक्त में ऑक्सीजन परिवहन क्षमता घटाती है? तो वह गैस है ए विकल्प कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता घट जाती है। अगला प्रश्न है सुपोषण जल निकायों में किसके अत्यधिक जमाव के कारण होता है? तो यह होगा विकल्प बी पोषक तत्व नाइट्रेट और फास्फेट। उर्वरकों के बहकर जल निकायों में जाने से नाइट्रेट व फास्फेट बढ़ जाते हैं, जिससे शैवाल खिलते हैं और ऑक्सीजन घट जाती है। आगे देखें इकाई 4 आवास यात्रा भूगोल एवं धरोहर। इस इकाई से संबंधित प्रश्न जैसे पहला प्रश्न मनाली या हिमाचल प्रदेश में घर मुख्य रूप से किस सामग्री से बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं और पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले मकान बनाए जाते हैं। मनाली में पहाड़ी इलाका होने और अत्यधिक बर्फबारी वर्षा के कारण घर पत्थर या लकड़ी के बनाए जाते हैं, जिनकी छतें ढालू होती हैं। अगला प्रश्न असम में वर्षा से बचाव के लिए घर कैसे बनाते हैं या बनाए जाते हैं? तो जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। असम में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से बचने के लिए मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से 3 से 3.5 मीटर 10-12 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न लद्दाख में चांगपा जनजाति द्वारा बकरियों के बालों से बनाए जाने वाले शंकोकार टेंट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रेबो। चांगपा जनजाति याक के बालों से पट्टियां बुनकर टेंट बनाते हैं, जिसे रेबो कहते हैं, और पास में ही पशु रखने के स्थान को लेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है दुनिया की प्रसिद्ध पश्मीना शाल किस जानवर के बालों से बनाई जाती है? तो यह खास नस्ल की पहाड़ी बकरी जो बकरी है उसके बालों से बनाई जाती है। तो पश्मीना शाल जो है वह खास नस्ल की पहाड़ी बकरी के बालों से बनाई जाती है। पश्मीना शाल लद्दाख की 5000 मीटर ऊंचाई पर रहने वाली खास बकरियों के बाल से बनती है। यह 6 स्वेटर जितनी गर्म होती है। अगला प्रश्न कांस्य धातु किन 2 धातुओं का एक मिश्र धातु है? तो कांस्य ब्रोंज तांबा और टिन का मिश्रण होती है। अगला प्रश्न देखें राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में छप्पर बनाने के लिए किस पौधे की कटीली झाड़ियों का प्रयोग होता है? तो नीम और कीकर। विकल्प ए सही है। राजस्थान में मिट्टी के घरों की छतों को कीकर या नीम की लकड़ी या झाड़ियों से बनाया जाता है ताकि लकड़ी में कीड़ा ना लगे। अगला प्रश्न केरल में परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाली लकड़ी की छोटी नाव को क्या कहते हैं? तो उसे बल्लम कहते हैं। केरल के कुछ भागों में बच्चे नदी पार करके स्कूल जाने के लिए लकड़ी की बनी छोटी नाव बल्लम कहते हैं का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्योहार फूलों की घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो यह है विकल्प बी नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,848 से 8,850 मीटर के लगभग है। अगला प्रश्न है बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की कौन सी महिला बनी? तो बछेंद्री पाल जो है वह भारत की पहली महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। कब पहुंची थी? बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की प्रथम और विश्व की 5वीं महिला बनी। अगला प्रश्न है कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है और उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में क्या जीता? तो भारोत्तोलन के लिए कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है और इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। कब जीता था? तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की भारोत्तोलक हैं। उन्होंने सिडनी ओलंपिक
2000 में भारत के लिए भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न देखें, गोलकोंडा का किला किस शासक राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो यह काकतीय वंश द्वारा बनवाया गया था। बी विकल्प सही है। तेलंगाना हैदराबाद में स्थित गोलकोंडा का किला मूल रूप से काकतीय राजवंश द्वारा 13वीं शताब्दी में मिट्टी से बनाया गया था। बाद में कुतुबशाही राजाओं ने इसे सुदृढ़ किया। अगला प्रश्न, चेराव नृत्य भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो यह मिजोरम का लोक नृत्य है। आगे देखें, कुडुख भाषा भारत के किस राज्य के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है? तो झारखंड के आदिवासियों द्वारा कुडुख भाषा बोली जाती है। कुडुख भाषा में जंगल को तोरंग कहा जाता है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? तो यह बिहार की प्रसिद्ध लोक कला है। जो मधुबनी चित्रकला है बिहार की प्रसिद्ध लोक कला है। इसमें क्या होता है? बिहार के मधुबनी जिले की यह प्रसिद्ध कला चावल के घोल में प्राकृतिक रंगों हल्दी, नील, फूलों के रंग को मिलाकर दीवारों व कागजों पर बनाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत में झूम खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती की जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मिजोरम, मेघालय में जंगल को काटकर व जलाकर स्थानांतरित कृषि या झूम खेती की जाती है। अगली इकाई, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखें। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जो A.G. टांसले हैं उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। A.G. टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया, जबकि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। अगला प्रश्न, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होगा। ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से उत्पादक या पौधे फिर प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता की ओर केवल एक दिशा में होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो रेमंड लिंडेमान ने 10% का नियम प्रतिपादित किया था। कब किया था? 1942 में लिंडेमान ने नियम दिया कि एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, शेष 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है। अगला प्रश्न, रेड डाटा पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है जिसमें संकटग्रस्त जीवों की सूची होती है? तो यह है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो संस्था है उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। और IUCN संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय प्रजातियों का लेखा जोखा रखने के लिए रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी? तो यह हेली राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट भी कहते हैं, यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, एक सींग वाले भारतीय गैंडे के संरक्षण हेतु कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो इसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है वह प्रसिद्ध है। चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे और यह किस राज्य से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे जो उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो यह गंगा डॉल्फिन है। वर्ष 2009 में मीठे पानी की सुसु या मीठे पानी की गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अगला प्रश्न, एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन का संबंध किसके संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग से है? तो अर्ध भूमियों से संबंधित 1971 में ईरान के रामसर शहर में अंतर सरकारी संधि हुई जो विश्व की अर्ध भूमियों दलदली या नम भूमियों के संरक्षण हेतु समर्पित है। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह 1973 में शुरू किया गया। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे आप बी विकल्प जीवाणु और कवक इन्हें शामिल किया गया है अपघटक के अंतर्गत। जीवाणु और कवक मृत जैव पदार्थों का अपघटन कर खनिजों को पुनः मिट्टी में मिलाते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति के सफाई कर्मी कहा जाता है। अगला प्रश्न, जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में कौन सा माना जाता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र माना जाता है। भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली शांत घाटी
राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो अत्यधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो यह केरल में स्थित है। केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित साइलेंट वैली घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और दुर्लभ जीवों हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और 1974 में पहला आयोजन किया गया था, अर्थात 1974 से शुरुआत हुई थी इसकी। अगला प्रश्न, मैंग्रोव वन की मुख्य विशेषता क्या है? तो बी विकल्प देखें हम, ये लवण सहिष्णु होते हैं और तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन की यह मुख्य विशेषता है। मैंग्रोव पौधे खारे या तटीय दलदली पानी में उगते हैं। इनमें श्वास जड़ें पाई जाती हैं जो हवा से ऑक्सीजन लेती हैं, जैसे सुंदरवन। अब अगली इकाई है पर्यावरण शिक्षण शास्त्र एवं नीतियां। इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन या ईबीएस को किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? विकल्प होगा बी सही, एकीकृत विषय के रूप में। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में विज्ञान, समाज विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत रूप से पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से कितनी थीमों में विभाजित किया गया है? तो सही उत्तर होगा बी 6 थीम। एनसीईआरटी ईबीएस में 6 मुख्य थीम हैं। परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, वस्तुएं जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पृथक पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं? तो इसका उत्तर होगा विकल्प बी, ईबीएस के संप्रत्ययों को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के घटकों के साथ ही एकीकृत करके बालकों के दैनिक अनुभवों से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य हुआ है बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। बी विकल्प सही है। क्षेत्र भ्रमण बच्चों को वास्तविक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है, जिससे स्थायी अधिगम होता है। अगला प्रश्न, ईबीएस कक्षा में शिक्षिका द्वारा सर्वेक्षण और लेखन गतिविधि कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर होगा बी विकल्प, बच्चों को अवलोकन, समूहीकरण तथा अभिव्यक्ति के अवसर देना। अगला प्रश्न, पर्यावरण में या पर्यावरण अध्ययन में पोर्टफोलियो मूल्यांकन का क्या महत्व है? तो उत्तर बी विकल्प सही होगा। यह बच्चे के क्रमिक विकास का प्रामाणिक साक्ष्य है। पोर्टफोलियो बच्चे द्वारा एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों का व्यवस्थित और क्रमिक संग्रह होता है जो उसके संपूर्ण विकास का आकलन करता है। अगला प्रश्न, मानचित्र पढ़ने के लिए बच्चों में किस कौशल का विकास होना चाहिए? तो यहाँ पर स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल होना चाहिए। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, पर्यावरण और संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो यह 1986 में लागू हुआ। भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात संसद ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 में छाता विधान के रूप में यह कानून पारित किया। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों CFCs के उत्पादन पर नियंत्रण। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर, पर्यावरण में 3R का क्या अर्थ है? तो पर्यावरण में 3R का अर्थ है विकल्प बी, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। तो बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो यह जलवायु परिवर्तन एवं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी वाली समस्या से संबंधित है। अगला प्रश्न, वन अधिकार अधिनियम आदिवासियों को कौन सा मुख्य अधिकार प्रदान करता है? तो बी विकल्प देखें हम, 25 वर्षों से रह रहे लोगों को जंगल और उसकी उपज पर अधिकार होगा। यह कानून उन आदिवासियों को उनका हक देता है जो कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं। उन्हें जंगल की जमीन और उपज पर अधिकार मिलता है। अगला प्रश्न, ईबीएस में कहानी और कविता का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बी विकल्प जैसे हम देखें जो सही है, शिक्षार्थियों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। कहानियां और कविताएं बच्चों में जिज्ञासा, कल्पनाशीलता, तार्किक सोच और विषय के साथ भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आकलन करते समय शिक्षक को किस बात से बचना चाहिए? तो विकल्प बी सही होगा, बच्चों का एक दूसरे से तुलना करने से। मूल्यांकन के दौरान बच्चों की आपस में तुलना या श्रेणीकरण करने से बचना चाहिए, बल्कि प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत प्रगति देखना चाहिए। अब देखते हैं हम इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए? तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं
इनमें से बी विकल्प सही है, मातृभाषा और स्थानीय भाषा। NEP 2020 प्राथमिक स्तर कक्षा मतलब कम से कम कक्षा 5 तक में मातृभाषा, गृह भाषा, स्थानीय भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाने पर विशेष बल देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा प्राथमिक शिक्षकों हेतु पर्यावरण विषय पर महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। तो आप भी इन प्रश्नों को देखें और अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। इस भाग को देखने से पहले भाग 1 को भी अवश्य देखें। हमारे साथ बने रहें तो आप अन्य अध्ययन सामग्री भी यहाँ पर प्राप्त करेंगे अपनी पात्रता परीक्षा की तैयारी करने हेतु। धन्यवाद।